बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वीकली बिहार करंट अफेयर्स की इस नई श्रृंखला के तहत आज के इस वीडियो में 8 से 14 नवंबर 2022 तक के प्रश्नों का संग्रह किया गया है। सभी प्रश्न आपके बिहार से संबंधित है। ये आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस श्रृंखला के वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा। ये आने वाले समय में बिहार में आयोजित होने वाली आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी निस्संदेह ही काफी अच्छी तरीके से हेल्प करने वाली है। ध्यान रहे, हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह है आप सभी बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप इसे प्ले स्टोर पे सर्च करके वहां से भी डाउनलोड करके इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रहे, बिहार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे जितने भी छात्र हमारे श्रृंखला के साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर हमारा अगला 14 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को नवाजा है या फिर सम्मानित किया है। बिहार करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आते हैं वो इस श्रृंखला में आप देखते हैं। आपको दूसरे किसी भी सोर्स पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर्स की पूरी जिम्मेदारी बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बीपीएससी मेकर की है। ये 100% हम आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स देने वाले हैं बिहार की परीक्षाओं के लिए। इस बात को लेकर के यहाँ से आपको श्योर रहना है। चलिए, हम यहाँ पर इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू द्वारा किन्हें सम्मानित किया गया है, तो ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाजिया परवीन। इस प्रश्न से संबंधित कई सारी जानकारी है जो कि आपको ध्यान रखना है, और जो नई कॉपी हमने आपको तैयार करने के लिए कहा था 68वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए, वहां पर सभी चीजों को आपको जरूर से जरूर नोट कर लेना है। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ऐसे में हमारा पहला पॉइंट है कि बिहार के अररिया सदर अस्पताल की नर्स नाजिया परवीन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू हाल ही में, तो द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नर्सिंग के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा है। किन्हें नवाजा गया, तो ये नाम ध्यान रखिए, नाजिया परवीन को, जो कि अररिया सदर अस्पताल की नर्स है। नाजिया परवीन के बारे में लिखा गया कि नाजिया परवीन मूल रूप से भागलपुर बिहार की रहने वाली है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ने से पहले द्रौपदी मुर्मू के बारे में थोड़ी सी जानकारी ये ध्यान रखिए। भारत की बात करें तो भारत के इतिहास में अगर हम महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से देखें तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ओवरऑल हम बात करें तो ये 15वीं राष्ट्रपति है भारत की। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम बात करें वर्तमान समय में जो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं, ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं भारत के। ये भी यहाँ से नोट कर लीजिएगा। हम अगले पॉइंट की यहाँ पर बात करें, अररिया सदर अस्पताल में वे कब से कार्यरत थी नाजिया परवीन, तो ऐसे में ध्यान रखें कि 2016 से वे यहाँ पर अररिया सदर अस्पताल में कार्यरत थी। अब यहाँ पर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 51 नर्सों को, जो कि पूरे भारत के 51 नर्सों को वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड या फिर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये यहाँ से आंकड़े आपको ध्यान रखना है। वहीं पर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो हमारा अगला पॉइंट है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग या फिर कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 1973 में इस पुरस्कार की स्थापना की थी। यानी कि जो नर्सिंग के क्षेत्र में जो अवार्ड दिया जाता है, जो कि नर्सिंग के क्षेत्र का भारत का सर्वोच्च सम्मान है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1973 में किया गया था। 1973 ईस्वी को देखकर एक प्रश्न आपके माइंड पे क्लिक होना चाहिए कि 1973 में ही भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी इंदिरा गांधी के शासनकाल में। जबकि हम बात करें प्रोजेक्ट चीता की, तो प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत अभी हाल ही में किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो दोनों को यहाँ से ध्यान रखेगा। 2022 में सितंबर महीने में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। हम यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो वर्तमान समय में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मांडविया। जबकि बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। क्योंकि यहाँ पर बात हुई है अररिया की, तो अररिया के बारे में बहुत सारे फैक्ट हमने आपको समय समय पर बतलाया है। ऐसे में कुछ जानकारी पुनः से आप लोग रिवाइज कर लीजिए कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर का जो निर्माण हो रहा है ये अररिया के रानीगंज में हो रहा है। बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क यानी कि जैव विविधता पार्क अररिया जिले के कुशियार गांव में है।
जबकि हम बात करें और अररिया में एक स्थान है औराई हिंगना, जो कि संबंधित है महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु से। यहाँ पर औराई हिंगना में ही बिहार का पहला मंकी पार्क बनाए जाने की स्थापना अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया था। तो इतनी सारी कुछ जानकारी है अररिया से संबंधित, आने वाले समय में आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर 15वां प्रश्न। ये प्रश्न आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। ये प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि पीजीआई रिपोर्ट 2020-21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया है। वैसे तो इस श्रृंखला के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये प्रश्न, यहाँ पर आपको इस प्रश्न को स्टार मार्क करना और स्पेशल ट्रीट करना है। ऐसे में यहाँ पर इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो बिहार को लेवल 5 में रखा गया अन्य 5 राज्यों के साथ। लेवल 5 में कुल मिलाकर राज्यों की बात करें तो कुल मिलाकर 6 राज्य हैं, बिहार सहित कुल मिलाकर 6 राज्य। यहां से आपको ध्यान रखना बिहार लेवल 5 में है। अब इनसे संबंधित कई सारे फैक्ट है जो कि आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि पीजीआई रिपोर्ट 2020-21 में कोई भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश अब तक L1 यानी कि लेवल 1 के उच्चतम स्तर को हासिल नहीं कर पाया है। यानी कि L1 जो है ये पूरी तरह से खाली है, कोई भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश इसमें नहीं है। जबकि वहीं पे हम बात करें लेवल 2 की तो लेवल 2 में 7 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, यानी कि कुल मिलाकर 7 है। इनमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और चंडीगढ़ शामिल है। वहीं पे लेवल 3 की बात करें तो लेवल 3 में अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दादर और नगर हवेली, दमन व द्वीप, हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और दिल्ली, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना लक्षद्वीप भी इसमें शामिल है। अगला है लेवल 4। तो लेवल 4 में है असम, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख और त्रिपुरा। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले पे। अगला होगा लेवल 5। लेवल 5 में बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना आदि शामिल है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से कि बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और तेलंगाना एक साथ लेवल 5 में है। उसी प्रकार से लेवल 6 और लेवल 7 को यहाँ पे दर्शाया गया है। बात करें यहाँ पर इस पीजीआई रिपोर्ट की तो इस रिपोर्ट में जो लेवल है ये लेवल 1 से लेकर के लेवल 8 तक है। लेवल 1 और लेवल 8 में दोनों में से कोई भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। 2 से 7 लेवल तक इसमें से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को दर्शाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा। अगला होगा 16वां प्रश्न। ये भी अति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो कि वर्तमान में है नितिन गडकरी, तो इनके द्वारा 14 नवंबर 2022 को आमद से दरभंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी गई। अब यहाँ पर जाएगी नहीं बल्कि यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, रखी गई, आधारशिला रखी गई। प्रश्न पूछा गया कि बताएं कि यह एक्सप्रेस वे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी। अति महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के प्रश्नों पर आप लोग जरूर अपनी पैनी नजर रखिएगा। अगर आपकी तैयारी आपके एंड से अगर बेहतर होगी तो एग्जाम में चाहे किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाए आप लोग उसे जरूर हल करके आएंगे। अगर आपकी तैयारी उस स्तर की नहीं होगी, अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो चाहे एग्जाम में किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे वहां तो आपको कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। तो इसलिए अगर आपके एंड से तैयारी बेहतर होगी तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा कि 14 नवंबर 2022 को नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, तो बक्सर जिले में संत समागम में भाग लेने के लिए बिहार के दौरे पर हैं और उनके द्वारा बिहार की पहली 189 किलोमीटर लंबे आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी गई। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इस एक्सप्रेस वे का नाम दिया गया है आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे, जो कि 189 किलोमीटर लंबा है। और आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बिहार का सबसे पहला एक्सप्रेस वे है। ये यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम अगले पॉइंट की बात करें तो 189 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस वे दिल्ली कोलकाता NH-19 पर स्थित औरंगाबाद जिले के आमस से शुरू होकर बिहार का गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा के नवादा गांव को जोड़ेगी। कुल मिलाकर 7 जिलों को ये कवर करने वाली। ये यहाँ से ध्यान रखना है, यही आपके यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं कि कितने जिलों से होकर गुजरेगी। तो कुल मिलाकर ये 7 जिलों से होकर गुजरने वाली है।
अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें, इस एक्सप्रेस वे को क्या नाम दिया गया है या फिर इसे किस रूप में अधिसूचित किया गया है। ऐसे तो आप इसे आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे के नाम से जान सकते हैं, लेकिन वहीं पे NHI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दृष्टिकोण से देखें तो इस एक्सप्रेस वे का नाम NH यानी कि नेशनल हाईवे 119D के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है, इस परियोजना को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। अब बिहार वाले मैप पर हम लोग देखेंगे कि जो एक्सप्रेस वे है, आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे, जो कि बिहार की पहली एक्सप्रेस वे है, ये कितने राज्यों से होकर किस किस मतलब कि जिले को कवर करते हुए आगे बढ़ी है। तो इसकी जो शुरुआत होती है ये औरंगाबाद में होती है। आमस एक स्थान है, आप यहाँ पर बिहार वाले मैप पर देख सकते हैं। तो ये औरंगाबाद जिला की स्थिति है, यहीं से आमस एक स्थान है। यहाँ से ये एक्सप्रेस वे की शुरुआत होती है जो कि जाएगी गया, और गया के बाद जाएगी जहानाबाद, जहानाबाद की जाएगी पटना, उसके बाद जाएगी वैशाली, उसके बाद समस्तीपुर, उसके बाद दरभंगा में नवादा गांव में जाकर समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि औरंगाबाद 1, गया 2, जहानाबाद 3, पटना 4, वैशाली 5, उसके बाद समस्तीपुर 6, साथ ही साथ दरभंगा 7। तो कुल मिलाकर ये 7 जिलों को कवर करेंगे। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने बक्सर की चर्चा किया था, तो ऐसे में पुनः आप सभी छात्रों को बता दूं कि बक्सर में एक स्थान है चौसा, जहां से बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करती है। जबकि बात करें हम बिहार में गंगा नदी बिहार के भूभाग को कहां पर किस जिले में छोड़ती है, तो कटिहार में एक जिला है, कटिहार में एक स्थान है, कटिहार जिला में मनिहारी, जहां पर गंगा नदी बिहार के भूभाग को छोड़ देती है। ये यहाँ से आप लोग को नोट कर लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण है। आपके 65वीं बीपीएससी एग्जाम में आई थिंक 64वीं या 65वीं में एक प्रश्न पूछा गया था कि पटना जिला की सीमा, यानी कि पटना राजधानी है, तो पटना जिला की सीमा बिहार के कितने अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। यह प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न था। इसका राइट आंसर होगा कुल मिलाकर 9 जिलों के साथ ये अपनी सीमा को साझा करता है। तो इस तरह के नए तरीके से यानी कि यूनिक पैटर्न पे अब प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 17 नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न की बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन के बैनर तले राज्य स्तरीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था। इसका आयोजन अभी हाल ही में गया जिले में किया गया। ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन के बैनर तले गया जिले के DPS स्कूल के इंडोर स्टेडियम में 4 दिवसीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट आयोजित किया गया। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, गया जिले के DPS स्कूल के इंडोर स्टेडियम में ये 4 दिवसीय रैंकिंग टूर्नामेंट आयोजित किया गया। बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट यहीं पर अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करें इस प्रतियोगिता की, तो इसमें नवादा के राज आर्यन और पटना के कार्तिक ने समस्तीपुर के हर्ष राज व ऋषभ राज को 21-16, 21-15 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, चूंकि चर्चा हुई है यहाँ पर बैडमिंटन की। बैडमिंटन एक खेल है और बिहार की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे में बिहार का राज्य का खेल क्या है। आप लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा। आई थिंक बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन भी होता होगा राज्य के खेल को लेकर के। तो बिहार का राज्य के खेल जो है वर्तमान समय के दृष्टिकोण से देखें तो ये कबड्डी है। और वहीं पे हम बात करें कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर है, कबड्डी की चर्चा हुई तो बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय खेल कबड्डी ही है। और इसके अतिरिक्त बैडमिंटन मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। जबकि हम बात करें यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। तो इस तरह से चीजों को रिलेट करके याद रखेंगे तो स्टैटिक पोर्शन भी आपका मजबूत होगा और कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पे देखिए बात हुई है हॉकी की, तो हॉकी के बारे में हमने कुछ जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। ये हॉकी से संबंधित ऐसे फैक्ट है जहां से स्वाभाविक तौर पर आपके एग्जाम में पहले भी कई दफा प्रश्न बने हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये सारे पॉइंट को पढ़ के इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुल 18 पॉइंट है जो कि सारे के सारे हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले 18वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि टोक्यो जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के सिंगल्स में बिहार के प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। बताएं कि वे किस जिला से संबंधित है, यानी कि उनका संबंध बिहार के किस जिले से है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैशाली। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं और साथ ही साथ एक फैक्ट मैं आपको यूनिक बताने वाला हूं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं हो पता, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
तो इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि टोक्यो पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता टोक्यो पैरालंपिक्स में प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। तो इसी आधार पर यहाँ पे हमने इस लाइन को लिखा है कि टोक्यो पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता व वर्ल्ड चैंपियनशिप में 11 पदक जीतने वाले खिलाड़ी प्रमोद भगत ने टोक्यो में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के सिंगल्स में अपने प्रतिद्वंदी को फाइनल्स में हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। प्रमोद भगत ने अभी हाल ही में यहाँ पर जो जापान के टोक्यो में आयोजित हुआ ये बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं डबल्स की दृष्टिकोण से देखें, यानी कि जो डबल्स मुकाबला होता है, तो इंडोनेशिया को हराकर रजत जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार और देश को गौरवान्वित किया है प्रमोद भगत ने। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, उनका संबंध बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर से है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि बिहार में हाजीपुर एक जिला है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बिहार में हाजीपुर कोई जिला नहीं बल्कि वैशाली जिला है। वैशाली जिला का जो हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय है ये हाजीपुर में है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट में, प्रमोद भगत के बारे में एक सम्मान है दिया गया इन्हें भारत सरकार के द्वारा। वर्ष 2019 में प्रमोद भगत को भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से या फिर अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था या फिर सम्मानित किया गया था। चलते हम यहाँ पर अगले 19वें प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2021 जो कि टोक्यो 2020 था, यानी कि 2020 वाला संस्करण था, कोरोना महामारी के कारण 2021 में ये आयोजित हुआ था। ऐसे में एक मास्टर वीडियो चैनल पर अपलोड किया गया था जिसमें कि संपूर्ण जानकारी टोक्यो ओलंपिक के बारे में जानकारी दिया गया था। साथ ही साथ ओलंपिक खेलों के इतिहास के बारे में यहाँ पर प्रश्न डाले गए थे। आप लोग इस वीडियो को टॉपिक स्टडी के अंतर्गत जाके देख सकते हैं। वहां पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से भी जितने भी फ्री स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह होते हैं आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, पहले भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं कई सारे। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है 19वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में बोधगया में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सरस्वती सम्मान समारोह में कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा कुल मिला के पूरे भारत के 100 शिक्षक व शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया। भगवान बुद्ध को बैसाख पूर्णिमा की रात में यानी कि मध्यरात्रि को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहीं पर बोधगया में ही निरंजना अर्थात फल्गु नदी के किनारे, ये दोनों एक ही नदी है, दोनों अलग अलग नाम है। निरंजना अर्थात फल्गु नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यही बोधगया में राष्ट्रीय स्तर का सरस्वती सम्मान समारोह में पूरे भारत के 100 शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। ये यहाँ से ध्यान रखिए। बीपीएससी के दृष्टिकोण से एक जानकारी अगर मैं आपको दूं तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित एक प्रश्न कॉमन रूप से सभी सेट में अब तक जितनी परीक्षाएं आयोजित हुई है पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न आपके हाथ में है, यहाँ से आप लोग दोनों टॉपिक को मजबूत कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर एक प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बनेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे थे शिक्षक सम्मान की, तो ऐसे में एक जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूँ ये अति महत्वपूर्ण है। इस वाले पॉइंट को देखिएगा। इस वर्ष 2022 में देश भर के 46 शिक्षकों को, जिसमें कि बिहार से 2 शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं शामिल थी, तो इन सभी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओवरऑल यहाँ पर हम बात करें तो भारत के कुल मिलाकर सभी राज्यों के 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि इस 46 शिक्षकों में बिहार के 2 शिक्षक शामिल थे। यहाँ पर इसी पॉइंट को लिखा गया है, तो इसमें पटना की शिक्षिका निशी कुमारी और त्रिवेणीगंज सुपौल के शिक्षक सौरभ सुमन शामिल हैं। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। पिछले वर्ष भी 2021 में जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की घोषणा हुई थी उस समय भी बिहार से 2 शिक्षक को शामिल किया गया था। अब यहाँ पर अगले स्लाइड में हम लोग बात करेंगे सरस्वती सम्मान के बारे में। अति महत्वपूर्ण है, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। 29वां सरस्वती सम्मान मिला था वासुदेव मोही को कहानी संग्रह चेक बुक के लिए। 30वां सरस्वती सम्मान मिला था शरण कुमार लिम्बाले को मराठी उपन्यास सनातन के लिए, जबकि हाल ही में 31वां सरस्वती सम्मान मिला प्रोफेसर रामदरस मिश्र को उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। अति महत्वपूर्ण है, सभी को जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप सभी छात्रों को बता दूं, जितने भी छात्र बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप पर आप हमारे इस प्री स्पेशल कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिटेल जानकारी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। यहाँ से आपका करंट अफेयर्स का पूरा नोट्स आपको मिलने वाला है। बिहार जीके की संपूर्ण तैयारी वहां से हो जाएगी। साथ ही साथ वहां पर सिलेबस आधारित नोट्स आपको मिलने वाले हैं और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह भी इस कोर्स में शामिल है। तो जितने भी छात्र इसे ज्वाइन करने के इच्छुक है या फिर 68वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं और घर बैठे रहकर तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स को आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।
चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले 20वें प्रश्न पे। ये 20वां प्रश्न कि बिहार सरकार ने हाल ही में पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर कितना करने का फैसला किया है। ये फैसला अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किया गया। 21% से ये दायरा बढ़ाकर कर दिया गया है 25%। ये किया गया नहीं बल्कि अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है। इस बात का यहाँ से ध्यान रखिए, अभी घोषणा हुई है, जब ये कर दिया जाएगा तब भी मैं आपको इसकी जानकारी जरूर दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसे बढ़ाकर किया गया है 25%। अब आपसे एग्जाम में बढ़ोतरी भी पूछा जा सकता है, तो 4% की इसमें बढ़ोतरी किया गया है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। हम यहाँ पर बात करें इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की, तो ऐसे में ध्यान रखिए, हाल ही में 11 नवंबर 2022 को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री दिवंगत मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर आयोजित शिक्षा दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में पढ़ाई का खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर 25% करने का फैसला किया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा था 11 नवंबर 2022 को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री दिवंगत मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को प्रत्येक वर्ष यानी कि 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक वर्ष इनके जन्मदिन को या फिर जन्म दिवस को 11 नवंबर को जो शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसकी शुरुआत जो की गई थी ये बिहार सरकार के द्वारा ही की गई थी 2007 में। लेकिन उसके बाद 2008 से पूरे भारत में ये मतलब हर राज्य में ये मनाया जाने लगा, लेकिन इसकी शुरुआत जो की गई थी ये बिहार सरकार के द्वारा की गई थी। चूंकि यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के बारे में, तो ऐसे में ध्यान रखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 45 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे 1940 से 45 के बीच। अब यहाँ पर एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, जो कि हाल ही में बने हैं। देखते हैं कितने लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर मालूम है, करंट के प्रति कितने लोग एक्टिव है, ये मुझे जानना है। आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है। हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि वे आजाद भारत के यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरे स्थान पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे स्थान पर आता है पद्म भूषण और चौथे स्थान पर आता है पद्मश्री। 2021 और 2022 में क्रमशः दोनों वर्ष बिहार के 2 शख्सियत को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे और इसकी जानकारी विस्तृत तौर पर हमने आपको दिया था। आई होप कि आपको याद होगा। जितने भी छात्र पिछले साल भर से या फिर 6 महीने से भी अगर जुड़े हुए हैं तो निसंदेह अभी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स साथ साथ जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है बीपीएससी ऑडिटर वगैरह सभी एग्जाम में निश्चित तौर पर आपको करंट में एकदम से 0% यानी कह सकते हैं 0.1% का भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। जिस प्रकार से हमने आपको मटेरियल दिया था, एक भी प्रश्न हमारा बाहर नहीं गया है और इसका प्रूफ भी हमने कई बार आपको दिया था। जितने भी छात्र रेगुलर बने हुए हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी ऑडिटर, बिहार एसआई आदि एग्जाम में आपकी हेल्प हुई है या फिर नहीं। अगर आपको लगे कि इस श्रृंखला के वीडियो निसंदेह आपके लिए हेल्पफुल रह रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर बात हो रही थी नीतीश कुमार की या फिर बिहार की, तो ऐसे में एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि हाल ही में झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड जनता दल पार्टी का नीतीश कुमार की जदयू में विलय हो गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। झारखंड जनता दल जो पार्टी है नीतीश कुमार की, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू में विलय अभी हाल ही में हुआ है। चलते हम अगले 21वें प्रश्न पे। ये 21वां प्रश्न है कि इस राज्य सरकार की नवंबर 2022 की घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा। यानी कि सप्ताह के 5 दिन पढ़ाई होगी और जो शनिवार का दिन होगा, शनिवार के दिन बैग लाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस दिन कुछ अन्य गतिविधियां स्कूल में कराई जाएगी। ये घोषणा अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया। ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि नवीनतम घोषणा के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों में अब हफ्ते में 5 दिन ही पढ़ाई होगी, यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक बच्चों को बैग लेकर जाना होगा। वहीं पर शनिवार को बच्चे बिना किताबों के आएंगे। इस दिन अन्य गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा। तो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में बिहार सरकार ने ये घोषणा की है और इसकी घोषणा पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित शिक्षा दिवस 2022 समारोह में नीतीश कुमार द्वारा किया गया। और साथ ही साथ उन्होंने यानी कि नीतीश कुमार ने यहाँ पर स्वच्छ विद्यालय पोर्टल का भी शुभारंभ किया। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है अबुल कलाम आजाद के बारे में, जो जानकारी हमने कुछ समय पहले आपको दिया था।
यही बातें यहाँ पर लिखी गई। पुनः आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले बिहार में 2007 में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई थी। उसके बाद अगले वर्ष 2008 से पूरे देश में इस तिथि को शिक्षा दिवस के रूप में मनाई जाती है। ये यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए, अब यहाँ पर इस प्रश्न में आपको जानकारी देता हूँ, भले ही ये बिहारी पुरस्कार है, यहाँ पर बिहार शब्द का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन दूर दूर तक इसका बिहार से कोई भी संबंध नहीं है। कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इस वजह से हमने यहाँ पर बिहार करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला के तहत ये 32वें बिहारी पुरस्कार के बारे में जो प्रश्न है उसे शामिल कर दिया है। ध्यान रहे, ये बिहार से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हमने यहाँ पर इसलिए शामिल किया है क्योंकि इसमें बिहारी शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस चीज को यहाँ से ध्यान रखिए। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो अभी हाल ही में 2022 में जो 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया, ये डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूंगा के बिरला फाउंडेशन। सबसे पहला पॉइंट यही ध्यान रखिए, इसकी जो मतलब कह सकते हैं जो वितरित किया जाता है ये बिहारी पुरस्कार, ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। तो इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष के बिरला फाउंडेशन द्वारा बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया। उनकी आलोचना कृति पंचरंग चोला पहर शकीरी के लिए प्रदान किया गया। उनकी जो आलोचना कृति है जो कि 2015 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी, इन्हीं के लिए अभी हाल ही में इन्हें ये 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब यहाँ पर आगे कुछ पॉइंट में हमने 30वां बिहारी पुरस्कार के बारे में, साथ ही साथ 31वां बिहारी पुरस्कार के बारे में जानकारी दिया है। तो 30वां बिहारी पुरस्कार जो मिला था ये कृष्ण मोहन वोरा को मिला था, जो कि उनकी जो आलोचना कृति है, इनका नाम था तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। इस कृति के लिए उन्हें 30वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 31वां बिहारी पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया था मधु कांकरिया को, जो कि इसका जो कहानी संग्रह था हम यहाँ थे के लिए, ये कह सकते हैं ये 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बिहारी पुरस्कार क्या है, ये किन्हें दिया जाता है या फिर किन्हें दिया जा सकता है। इस पॉइंट को देखकर आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि यह पुरस्कार भारत के किसी भी भाग में निवास करने वाले राजस्थान के मूल निवासी या फिर बीते 7 वर्षों से अस्थायी रूप से राजस्थान में रहने वाले देश के किसी भी हिस्से के निवासी लेखक की उत्कृष्ट राजस्थानी या फिर हिंदी की कृति को प्रदान किया जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वैसे लोग यानी कि वैसे लेखक या फिर वैसे कवि जो कि मूल रूप से आपको ध्यान रखना है राजस्थान के रहने वाले हैं। अगर राजस्थान के रहने वाले नहीं है तो विगत 7 वर्षों से ये राजस्थान में रहे हैं, चाहे वो भारत के किसी भी हिस्से की हो, तो उनकी जो कृति होती है या फिर राजस्थानी या फिर हिंदी भाषा की, तो उसके लिए उन्हें बिहारी पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं उनका संबंध राजस्थान से होना चाहिए और उनकी जो कृति हो वो राजस्थानी और साथ ही साथ हिंदी, ये दोनों में से किसी भाषा में होनी चाहिए। यानी कि उसकी जो रचना होगी ये इन्हीं 2 भाषा में होनी चाहिए। उसके आधार पर ही वे बिहारी पुरस्कार के हकदार हो सकते हैं, जिसके बाद उन्हें बिहारी पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। आई होप कि आप यहाँ पर इसे समझ चुके हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 23वें प्रश्न पे। ये 23वां प्रश्न के हाल ही में 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना नेहरू पथ स्थित पुणे के समीप नवनिर्मित नेहरू पार्क में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुनर्स्थापित प्रतिमा का अनावरण किया है। ये आपको ध्यान रखना है, ये नेहरू पथ पटना में इसका भी हाल ही में अनावरण किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। नीतीश कुमार बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं, ये यहाँ सबको ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात आई है तो ऐसे में उनसे संबंधित कुछ जानकारी हमने आपके साथ साझा किया है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड में भारत के पहले व तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को किया था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। तो 17 नवंबर 1960 को भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन हुआ था ये पंतनगर उत्तराखंड में हुआ था। जबकि हम बात करें बिहार के दृष्टिकोण से तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर की जो स्थापना हुई थी ये 5 अगस्त 2010 को हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में लिखित पुस्तक का नाम है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री के लेखक हैं भोपाले बालकृष्णन, जो कि संबंधित है इन्हीं से, ये यहाँ से ध्यान रखिए। और साथ साथ एक पॉइंट ये भी है कि मुंबई में स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 100% यानी कि 100% लैंडलॉर्ड मॉडल पोर्ट बनने वाला देश का पहला
प्रमुख बंदरगाह बन गया है। ये भी यहाँ से ध्यान रखिए। और बात है यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो ऐसे में कुछ और भी पॉइंट है, जैसे कि 1954 में जो कि भारत और चीन के मध्य जो कह सकते पंचशील समझौता हुआ था। ये प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। 1954 में जो समझौता हुआ था, चीन के जो प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई, और साथ साथ वर्तमान उस समय जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 1950 में, तो उस समय योजना आयोग के जो कह सकते हैं अध्यक्ष थे, यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे वे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्हीं के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की। और नीति आयोग बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं, जैसे कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है। ये सारी बातें आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कई बार हमने आपको इसकी विस्तृत तौर पर जानकारी दिया है। चलते हम यहाँ पर अगले 24वें प्रश्न पे। ये 24वां प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो यानी कि चक्का फेंक में बिहार की किस बेटी ने कांस्य पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोनी कुमारी। आपको जानकारी दे दूं कि 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो हुआ था ये गुवाहाटी असम में किया गया। इसकी जो आयोजन तिथि है आपको ध्यान रखना 11 से 15 नवंबर 2022 के मध्य ये आयोजित हुआ है। और डिस्कस थ्रो यानी कि चक्का फेंक मुकाबले में अंडर 18 महिला वर्ग में बिहार की बेटी सोनी कुमारी ने कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ये यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए बात है गुवाहाटी असम की चर्चा हो रही है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि पिछले वर्ष अगस्त 2021 में असम सरकार ने गीतकार, संगीतकार, गायक और भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका के घर को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए अधिग्रहण किया था। ये जानकारी हमने पिछले साल आपको विस्तार पूर्वक दिया था। अगला पॉइंट यहाँ पर असम से संबंधित है कि इस वर्ष अगस्त 2022 में असम सरकार ने राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क का नाम औरंग नेशनल पार्क कर दिया है। अगस्त 2022 में यानी कि इसी वर्ष राजीव गांधी जो नाम है, ये शब्द को इस नेशनल पार्क से हटा दिया गया है। इसका नाम रखा गया औरंग नेशनल पार्क। हमारा अगला पॉइंट है कि असम सरकार ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया था, जिसके तहत गोमांस की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये सारे संबंधित है असम से। आई होप कि आप यहाँ पर इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी की है। बिहार के लिए जो राशि आवंटित हुई है आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सारी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, कोशिश कीजिए कि सभी जानकारी आप वहां पर विस्तार पूर्वक लिख सकें। और जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह हैं, साथ ही साथ 68वीं के लिए जो कोर्स लॉन्च हुआ है ये हिंदी भाषा में आपके लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध है। आप वहां पर जाइए और हजारों विद्यार्थियों के साथ इस कोर्स में शामिल हो जाइए। उस कोर्स में आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह भी शामिल है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स की पूरी श्रृंखला वहां पर आपको मिलने वाली है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।